है बच्चा, ये प्लैंक हमारा एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है बच्चा। और अब बेटा इस पे, अब मान लो इस पे एक आदमी है, यहां एक आदमी है बेटा। ठीक है, ये आदमी का मास है 60 किलोग्राम। ठीक है, और प्लैंक का मास है बेटा 50 किलोग्राम। ठीक, यहां से ये प्लैंक की लंबाई है बेटा, ये प्लैंक की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इफ मैन रीचेज द अदर एंड। ठीक है, कहता है आदमी जो है बेटा यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा तो प्लैंक कितना फिसलेगा। चलो बनाओ बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ बनाओ। 50 केजी बेटा प्लैंक का मास है। यूट्यूब पे वीडियो देखा निखिल ने और गुस्सा देख के नींद नहीं आया। ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? मेरा गुस्सा जो भी होता है बेटा वो टेम्पोररी होता है, उस समय के लिए, बाद में सब भूल जाता हूं मैं। सब नॉर्मल हो गया। अब आज एफपीएस मस्त है, थैंक यू। सब तुम्हारे लिए किया बच्चा अरेंजमेंट। यस का आंसर आ गया। और क्या बताओ आंसर क्या आ रहा है? सुना बच्चा? चलो मैं करता हूं। देखो बच्चा, सवाल ये कहा था बेटा कि एक प्लैंक है और इस प्लैंक पे एक आदमी है ना बेटा। सवाल कहता है जब आदमी चल करके यहां पहुंच जाएगा, आदमी चल करके यहां पहुंच जाएगा है ना बेटा, तो सवाल यह है कि प्लैंक कितना जाएगा। चलो मान ले बेटा प्लैंक यहां पहुंच जाएगा, मान लिया मैंने प्लैंक यहां पहुंच जाएगा, तो आदमी अब बेटा यहां पे होना चाहिए ना, बोलो। अगर प्लैंक वहां पहुंच गया तो आदमी वहां होना चाहिए। तो देखो बेटा मान लिया मैंने कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट x है ना बेटा, तो मैन का कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया बेटा x प्लस 44 होगा ना बेटा, बोलो। x ये हो गया और प्लस ये हो गया बेटा 44। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में डिस्प्लेस क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, और पहले सिस्टम रेस्ट में भी था है ना बेटा। तो रेस्ट वाले सिस्टम में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है बच्चा, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या कहेंगे बताओ इसमें? मास ऑफ मैन 60 केजी इंटू एक्स प्लस 44 प्लस प्लैंक का मास बेटा 50 केजी इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 है ना बेटा। तो x क्या होगा बेटा, बोलो। x हो जाएगा हमारा कितना बेटा, माइनस ऑफ 60 इंटू 44 डिवाइड बाई 110, बोलो बेटा। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आ गया बेटा -24 सेंटीमीटर। समझ गए? इसका मतलब क्या है बेटा, ये 24 सेंटीमीटर पीछे आएगा है ना। लिख लो इसको, नोट कर लो। नोट कर ले बच्चा इसको।
बनाओ बच्चा बनाओ। चलो बच्चा देखा जाए अगला सवाल। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मान लो स्मूथ सरफेस ना बेटा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस पे मान ले बेटा एक वेज, स्मूथ सरफेस पे मान ले बेटा एक वेज हमारा है, ये 90 डिग्री एंगल, ये एंगल है बेटा 37 डिग्री, ठीक है बच्चा। और ये हाइट हमारी, ये बेस हमारा है बेटा 40 सेंटीमीटर, ये बेस है बेटा 40 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया 2 किलोग्राम का, और ये बेटा है 8 किलोग्राम, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द टाइम, देखो क्वेश्चन कहता है बेटा इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना बेटा, सिस्टम को छोड़ दिया रेस्ट से, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम स्मॉल ब्लॉक रीचेस ग्राउंड, है ना बेटा, जब तक कि ये नीचे न पहुंच जाए, है ना बेटा। फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, है ना बेटा। दूसरा हमारा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा, चलो करो बच्चा। सारे सरफेस कांटेक्ट हैं, ऑल स्मूथ सरफेसेस, ये भी स्मूथ है बेटा, ये भी स्मूथ है, चलो करो, बनाओ बनाओ, दिमाग लगाओ, सोचो। 40 सेंटीमीटर बेटा इसके बेस की लंबाई है। रौनक बोलो। सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन में सर वो कैसे आया, एक्स सेंटर ऑफ मास 0, वो नहीं समझ में आया इसमें। यस सर। लास्ट क्लास किया था बेटा, सर किया था सर। कल क्लास किया था ना, तो कल क्या पढ़ा था बताओ टॉपिक। सिस्टम है रेस्ट फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर सिस्टम रेस्ट में हो, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो क्या होता है सर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का 0 होता है, और एक्सेलरेशन 0 होता है सेंटर ऑफ मास का। उससे क्या होता है, डेल्टा सेंटर ऑफ मास जो पोजीशन होता है वो भी 0 होता है सर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो वही लिखा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, है ना। अदनान बोलो। श्रेया का आंसर आया, आलोक शुक्ला का आंसर आया, बाकी लोग बोलो के निकालो आंसर। शिवम का आंसर आया, केशव बोलो।
यस का भी हेलो आया, जयदीप का भी आया। बोलो बेटा। सर, एक क्वेश्चन है। A bus is moving with a constant acceleration a is equal to 3g by अभी 4. इसमें क्या डाउट है? सर, इसमें डाउट नहीं है सर, उसी में था। हाँ तो अभी कोई बात नहीं करेंगे बेटा, अभी जो पढ़ाई है पहले उसे फोकस करेंगे हम लोग। ओके। पवन, अमितेश, प्रशांत, हिमांशु, नयन, साहिल, मनीष, विकास, सगुन, अदनान, मनीष सिंह, शशांक, आकाश चौहान, इतने लोग का आंसर आया। विवान, आशुतोष, शोभित, सलीक अजीम का आंसर है हाय। आकाश चौहान का आंसर आया। पवन का आंसर है हेलो। हेलो पवन। सार्थक शर्मा क्या आया आंसर? अरविंद, निखिल का निखिल आंसर आया है। रोहित नहीं आ रहा है, इज स्क्रीन ब्लर। स्मिथ का आंसर है ओपी सिंह। पवन का आंसर यू आर बेस्ट। अबे मस्ती मत कर, सवाल बना। किसी को चिंता हो रही है कि रिया गिरफ्तार हो गई? मस्ती बंद कर। कौन लिख रहा है बार बार? लक्ष्य खेतन, स्टॉप बच्चा, मत करे सब काम। चलो देखो बच्चा, देखो बेटा, सबसे पहले बेटा इस सवाल में देखो तो, इस सवाल में सबसे पहले हम सोचेंगे बेटा, ये तो क्लियर है ना कि सेंटर ऑफ मास को छोड़ा गया, सिस्टम को छोड़ा गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है बेटा, पक्का है तो, है ना। अब चलो एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, तो देखते बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस कहां से आएगी? तो बोलते बेटा एक्सटर्नल फोर्स में, है ना, इन दोनों के आपस के नॉर्मल फोर्स को काउंट करें या नहीं करें? बोलो बच्चा, मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्सेस में इन दोनों के आपस के नॉर्मल का काउंट करें या नहीं करें? नहीं करें, बिल्कुल सही बात। अब बोलो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा उसे काउंट करें कि नहीं करें? इस नॉर्मल को, इन दोनों के नॉर्मल को, जमीन को और वेज को। बोलो बच्चा, यस काउंट करेंगे, क्योंकि सिस्टम कौन हमारा है? सिस्टम है बेटा ए प्लस बी, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या आया बेटा? तो एक आया नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, है ना बेटा, ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स, है ना। किस डायरेक्शन में? तो कहोगे वर्टिकल, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना बेटा। अब बोलो यहाँ पे हमारा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसे काउंट करोगे नहीं करोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस बिल्कुल सही बात। क्या करेंगे? mg और कैपिटल mg दोनों काउंट होगा। इसका mg बेटा और इसका mg दोनों काउंट होगा ना, लेकिन दोनों फोर्स किधर है बेटा? वर्टिकल डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे हैं? वर्टिकल है ना बेटा। बोलो, इसका मतलब अगर सारे फोर्स वर्टिकल है बेटा तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट वर्टिकली, है ना बेटा, में शिफ्ट वर्टिकली। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है बच्चा, है ना। लेकिन बताओ क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है? जल्दी बोलो, यस नो में आंसर दो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है क्या? नो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है बेटा, कोई भी फोर्स नहीं है ना। तो क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास कैन नॉट डिस्प्लेस, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास कैन नॉट डिस्प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना बेटा।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो सकता, है ना बच्चा। तो क्या कहेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स CM बराबर 0, है ना बेटा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए बेटा, हमने मान लिया ऐसे x और ऐसे y, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा, मैंने कहा था ना कल भी तुमको, सिस्टम का डायग्राम ऐसा बनाया करो ताकि चीजें बहुत क्लियर दिखे, है ना बच्चा। तो चलो मैंने मान लिया कि सिस्टम को आगे बढ़ा दिया, मैंने मान लिया बेटा कि सिस्टम में कुछ देर के बाद ये वेज ऐसे पहुंच गया, है ना बेटा। तो बताओ इस डायग्राम में हम इस ब्लॉक को कहां दिखाएंगे, जल्दी बोलो, ब्लॉक को कहां दिखाएंगे। क्या लिखा था, ड्यूरिंग द टाइम स्मॉल ब्लॉक रीचेस ग्राउंड, ग्राउंड पहुंच गया तो एंड पे दिखाएंगे बेटा, यहां पे दिखाएंगे ना, बोलो ठीक है। तो मैंने मान लिया बेटा कि इस ब्लॉक का, इस वेज का मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट x, है ना बेटा। इस वेज का मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट x। तो बोलो बेटा, ये जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना गया, तो कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है, लेकिन वैसे से मतलब नहीं। किधर मतलब मुझे बताओ, किधर मुझे मतलब बोलो, जल्दी बोलो। हमें मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल से है ना। तो सोचो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर गया, तो कहोगे यहां था जो ब्लॉक वो यहां चला आया, बोलो बेटा ये ब्लॉक इतना आगे चला गया, है ना। तो बोलो तो ये x बेटा, ये 40 सेंटीमीटर पे पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया x प्लस 40, है ना बेटा, ठीक है। बात समझ में आया, चलो पुट करेंगे वैल्यू। तो m1 हमारा मास 2 किलोग्राम, कितना डिस्प्लेसमेंट x प्लस 40 प्लस m2 बेटा कितना 8 किलोग्राम, कितना गया बेटा ये x बराबर 0, है ना। तो यहां से निकल गया सॉल्व करके हमारा, क्या निकल के आया, x इक्वल टू 80 बेटा 8 तो माइनस 10 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। तो पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया, है ना, कि वेज हमारा क्या होगा बेटा 10 सेंटीमीटर पीछे आएगा, माइनस का मतलब क्या होगा 10 सेंटीमीटर पीछे, ठीक है बच्चा। अब चलो दूसरा पार्ट करें। दूसरा पार्ट क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा। तो बताओ दूसरे पार्ट में जो कि सेंटर ऑफ मास का बेटा डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके बारे में तुमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट वर्टिकली। क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है बच्चा, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा बताओ सेकेंड पार्ट के लिए, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा बेटा ये y डायरेक्शन में होगा, डेल्टा वाई सी एम क्या लिखेंगे बेटा, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 बाई m1 प्लस m2, है ना बच्चा। तो देखो तो m1 डेल्टा i1 ये वाला मास बोलो कितना नीचे आया, देख बच्चा ये 40 सेंटीमीटर, ये 37 डिग्री, तो बोलो ये हाइट कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो हाइट कितना होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। तो बोलो बच्चा 2 किलो वाला मास ऊपर गया कि नीचे गया, ऊपर गया कि नीचे गया, 2 केजी वाला मास यहां से यहां देखो कि ऊपर गया नीचे गया, कितना नीचे गया, कितना नीचे गया, कितना नीचे गया 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। तो क्या लिखेंगे m1 हमारा 2 किलोग्राम, कितना नीचे गया, तो माइनस 30 जे कैप, ठीक है बच्चा, प्लस m2 ये वाला मास तो मूव ही नहीं किया वर्टिकली, बाई 2 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 6 जे कैप, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, समझा बेटा। 6 सेंटीमीटर कितना नीचे, 6 सेंटीमीटर नीचे, लिख लो बच्चा। कैलकुलेशन गलत है, कहां गलत बड़ा बेटा, 40 दूना 80, हाँ ठीक है 8 सेंटीमीटर होगा बच्चा, ये 8 सेंटीमीटर होगा, माइनस 8 नॉर्मल ब्लॉक का
इंक्लाइन क्यों नहीं लिए? भाई नॉर्मल जो ब्लॉक का आपस का नॉर्मल होगा वो तो इंटरनल फोर्स होगा बेटा, जबकि हमें मतलब किससे होता है? एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा। हम सिर्फ एक्सटर्नल के बारे में सोचते हैं ना, इंटरनल के बारे में नहीं सोचते बेटा। Why will the waves move? इंटरनल फोर्स की वजह से। नॉर्मल फोर्स डर लगेगा, उसका नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स की वजह से मूव करेगा बेटा। इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम के मेंबर्स मूव कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं, है ना बच्चा। बस के अंदर 4 लोग मिले बेटा, 4 लोग बस में झगड़ा करेंगे, उनके झगड़ा करने से बस आगे नहीं जाएगा, लेकिन आपस में दोनों लोग कोई दूर कोई पास आ सकता है। ठीक है बच्चा। श्रेयांश बोलो। सर इसमें आपने सिस्टम क्या अज्यूम किया है? मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। दोनों ब्लॉक, एक ब्लॉक और प्लस वेज। तो सिस्टम मेरा सर ब्लॉक पर प्लस वेज आपके है ना हिसाब बच्चा। से सर फिर वो भी तो मूव किया है ना, एक्स डिस्टेंस आप कह रहे हो कि वो मूव किया है, हाँ, तो सर इसमें फिर डेल्टा कौन एक्स मूव किया? 0 कैसे हो गया सेंटर ऑफ मास का? कौन मूव किया? एक्स सर कौन मूव किया? सिस्टम सर, वेज सिस्टम प्लस नहीं, ब्लॉक। वेज, सर यस सर, ओनली वेज वेज। मूव। वेज का मैंने एक्स माना, ओके। और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो एक्स प्लस 40 लिया मैंने। हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 थी। बोलो। ओके सर। सारे हाँ फोर्सेस किधर दिख रहे हैं? वर्टिकल। सारी बात तो लिख दी है बेटा मैंने, यहाँ यहाँ पूछने की तो कोई बात ही नहीं बनती है, अब सारी बात लिख दी मैंने। आगे देखो, ऐसा मान लो एक रॉड है बेटा, स्मूथ रिजिड रॉड, ठीक है। इसमें एक रिंग पहना दिया, रिंग, इसमें एक रिंग बना दिया। इस रिंग का मास स्मॉल एम। इस रिंग से एक रस्सी बांध दी, रस्सी बांध करके एक ब्लॉक लटका दिया। ब्लॉक का मास बेटा 2m, है ना। अब सोचो, अब तुम इस ब्लॉक को छोड़ोगे तो क्या होगा? ब्लॉक नीचे आएगा बच्चा, बोलो। ब्लॉक यहां से नीचे आएगा और रिंग आगे फिसलेगा, बोलो बच्चा। ब्लॉक यहां से नीचे आएगा और रिंग आगे फिसलेगा बेटा, होगा ना। तो सवाल एक आता है, ड्यूरिंग द टाइम 2m फॉल्स, नीचे गिरता है बेटा, है ना, टू मेक string inclined by 37 degree. Find displacement of ring. ठीक है, रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रस्सी की लंबाई L है बेटा। चलो करो करो बच्चा, करो। अदनान बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, अभी ये जो आपने पिछला क्वेश्चन करवाया था, आपने सर पॉइंट लिख पाया था सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट वर्टिकली। सर में का हाँ। सर मैं समझ नहीं आया सर, में क्यों यूज किया सर? मैं इसलिए किया कि मुझे नहीं पता ना कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है कि नहीं। अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो क्या होता, बोलो। कैंसिल हो जाता है, शिफ्ट नहीं होता। हाँ, समझ में आ गई बात? यस सर। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। शिवम सर, बोलो बच्चा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर मैंने अज्यूम किया कि सर वो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैंने नेगोशिएबल मान के सर मैंने 40 का कंपोनेंट करके 32 लिया, और सर मैंने सिर्फ 32 के हिसाब से किया, तब भी मेरा आंसर 80 आया। तो सर वो सही माना जाएगा कि गलत? नहीं, गलत माना जाएगा। ये बाई चांस तो आंसर आ गया बच्चा। जो मैंने प्रोसेस फॉलो करवाने बोला बेटा, एग्जैक्टली उसी को फॉलो करो।
जी सर। हाँ, वेज बेटा हम ट्रायंगुलर बॉडी को कहते हैं ना, वेज हम ट्रायंगुलर बॉडी को कहेंगे, जो ट्रायंगल शेप का बॉडी था। जॉन अलेक्जेंडर आए भाई, बोलो भाई अलेक्जेंडर साहब। नहीं बोलना है इसको कुछ। मानस सर बोलो बच्चा। सर ये क्वेश्चन में सर हॉरिजॉन्टल के साथ 37 है कि वर्टिकल के साथ कंफ्यूज। इंक्लाइन लिखा है ना बच्चा, इंक्लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल से ही मानोगे जब तक लिखा ना जाए। करो। करो बच्चा, करो करो, बनाओ 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 बनाओ। आंसर एल के टर्म में आएगा, आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ एल, इन टर्म्स ऑफ एल। सवाल में, ये सवाल में लिखा है बेटा रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना, सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा। बेटा फालतू सवालों के जवाब नहीं दूंगा मैं, बकवास सवालों का जवाब नहीं दूंगा बेटा मैं। आदित्य बोलो बच्चा। आदित्य बोलना है बेटा कुछ तो अनम्यूट करो। नयन बोलो। हेलो बोलो बच्चा। सर, इसका आंसर 12/5 है क्या? इसका आंसर, सर इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी आपने दिया है क्या आंसर आया तुम्हारा? सर 12/5, 12/5। 2l/5, यस सर। 2l/5 देखते हैं, मुझे ये पता नहीं आंसर क्या है। बहुत लोग का आंसर आया है, किसी ने 4l/5 लिख के भेजा है, किसी ने l/2 लिख के भेजा है। चलो देखो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देखो बेटा सॉल्यूशन में ध्यान दे बेटा। सवाल में कहता है ये रिंग, एक रॉड पेयर बेटा, ये रिंग का मास स्मॉल m, और बेटा ये हमारा एक ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास 2m, है ना। अब देखो बेटा जब वहां से छोड़ेंगे तो रस्सी झूलेगी, है ना बेटा। जब रस्सी झूलेगी तो कुछ देर के बाद ऐसा होगा बेटा कि रिंग हमारा यहां से यहां पहुंच जाएगा, रिंग हमारा यहां पहुंच जाएगा बेटा, और रस्सी जो है वो झूल करके ऐसे हो जाएगी, बोल बेटा, है ना। रस्सी का हमारा ये मास 2m, ठीक बेटा। तो सवाल कहता है कि जब ये एंगल 37 डिग्री होगा, है ना बेटा, जब ये एंगल 37 डिग्री होगा तो हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट x कितना होगा, बोलो बच्चा। सवाल समझ में आ गया ना बेटा, हमें x निकालना है, ठीक है। अब देखना बच्चा, इस सिस्टम के लिए फिर से बात की जाए, सिस्टम को छोड़ा रेस से तो u सेंटर ऑफ मास पक्का 0, है ना बेटा। अब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस, देख बेटा रस्सी का टेंशन तो होगा, लेकिन रस्सी का टेंशन बेटा इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, है ना बेटा। अब देखो इस सवाल में एक यहां से आएगा एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल, है ना बेटा, जो कि ऊपर की तरफ होगा, है ना, इसका वेट होगा, इसका वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ, इसका 2mg वो भी नीचे की तरफ, है ना बेटा। तो सारे फोर्स क्या है, वर्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास मस्ट नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली, बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास जो है ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। इसका मतलब डेल्टा x सेंटर ऑफ मास बराबर 0, है ना बेटा। तो इसके लिए देखो मास ऑफ बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, फिर प्लस, अब देखो बेटा इसके लिए ये बॉडी जो पहले यहां था बच्चा, है ना, ये बॉडी कहाँ गया देखो, अब
ये बॉडी हमारा अब यहाँ आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये ना हो गया बेटा, बोलो। तो ये दूरी निकालनी पड़ेगी हमको, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। तो देख बेटा, इसको मैं यहां से आगे ले गया और इसको यहां से ऊपर ले गया, है ना बेटा। ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गया L, और ये एंगल 37 डिग्री, तो ये हो गया बेटा L cos 37, है ना बेटा। ये हो गया L cos 37, है ना बच्चा। अब देखो ये है x, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा L माइनस x, है ना बेटा। तो फिर ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो कहेंगे L cos 37 में से इसको माइनस कर दो, है ना बच्चा। तो क्या लिख देंगे इसको, 2m इंटू L cos 37 माइनस L माइनस x, बोलो बच्चा, बराबर 0। बोलो बेटा, होगा ये, बात समझे बेटा, ठीक है। अब देखो यहां से इसको सॉल्व किया जाए, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा, देख बेटा, ये हो गया mx, ये हो गया mx प्लस 2m इंटू, देख बेटा, ये हो गया L 4l/5, 4l/5 माइनस L, तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस L/5, है ना बेटा, प्लस x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो x और x क्या हुआ, ये हो गया बेटा 3x, है ना। इसका मतलब 2l/15, ये आंसर आएगा, ठीक है। लिख लो इसको, नोट कर ले बच्चा। आकाशदीप बोलो। सर आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कंसीडर किया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे सवाल में पूछा गया था रिंग का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, देखो एक्स में है बच्चा, इसलिए हम एक्स की बात करेंगे। वो नहीं ध्यान दिया, थैंक यू सर। ओके बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना बेटा। एक पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम था क्या हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा बेटा है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है बच्चा। तो देखो लीनियर मोमेंटम किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखो बेटा लीनियर मोमेंटम हम लोग लिखते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर, है ना बेटा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना बच्चा, ठीक है। और देखो बेटा अब कहूं मैं ऐसा, ध्यान दो, इफ समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, देख बच्चा, इफ समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0, ठीक है बेटा। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, बोल बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, बोलो बेटा। पहले क्या कह रहे थे कि पहले कह रहे थे 0 था तो 0 ही रहेगा, अब कहते हैं 0 नहीं था तो कुछ और था तो कुछ और रहेगा, है ना बेटा। ये पक्का है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है बच्चा। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेट नहीं कर रहा बेटा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, mi वेक्टर बाई समेशन ऑफ mi, ये क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए कांस्टेंट, है ना। तो देख बेटा अब अगर तुम ऐसा कहो, अगर तुम ऐसा कहो बेटा कि इफ सिग्मा m
सिग्मा m का मतलब क्या हुआ? टोटल मास ऑफ सिस्टम, है ना बेटा? अगर ये कांस्टेंट रहे, है ना बेटा, टोटल मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो, है ना, तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोल बेटा, है ना? अब सोच बेटा, m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम, है ना? तो सारे मोमेंटम का सम, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सारे मोमेंटम का सम, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा? फॉर सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर फाइनल। समझा बेटा? ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टेटमेंट क्या हुआ? क्या बोलेगा? इफ net external force, if net external force on a closed system, ठीक है बेटा, on a closed system, कोई बताओ क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? नहीं बच्चा, नहीं, नो मास लॉस। क्लोज सिस्टम का मतलब नो मास लॉस और गेन, है ना बेटा? जैसे कोई डब्बे में ढक्कन बंद कर दो, डब्बे में कोई चीज रख के ढक्कन बंद कर दोगे, तो अगर ढक्कन बंद है तो कोई मास बाहर नहीं आ सकता बेटा, और कोई मास अंदर भी नहीं आ सकता। तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? मास कांस्टेंट। समझा बेटा? तो कहेंगे अगर इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए क्लोज सिस्टम, है ना बेटा, ठीक है, इज जीरो, है ना बेटा, जीरो, है ना, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, है ना बेटा? क्या कहोगे? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा, उतनी देर तक मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, है ना बेटा? ना घटेगा ना बढ़ेगा। फिर से, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो कैसा हो बेटा? क्लोज सिस्टम हो, मतलब मास उसका कांस्टेंट हो, ठीक है बच्चा, और उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और अगर हो भी तो रिजल्टेंट जीरो हो, ऐसे के सिस्टम का जितनी देर तक रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहेगा, उतनी देर तक सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते बेटा। एनर्जी कंजर्व कब बोलेंगे? जब सारे फोर्स कंजर्वेटिव हो, ठीक है। शिवम राज, सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर, एक बार प्लीज आप फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, F इक्वल टू डीपी अपॉन ईटी, पता है ना जी। तो अगर F जीरो हो जाए तो सर मोमेंटम कांस्टेंट, हाँ बस वही कॉन्सेप्ट है। ओके सर। उसको मैंने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बोला सिर्फ। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सुयांश, हेलो, बोलो बेटा। सॉरी सर, गलती से हैंड रेज हो गया था। ओके, लक्ष्य, सर नहीं समझ आया ये कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहला लाइन क्या लिखा है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, ये तो पता है तुमको? यस सर। इसमें ऐसा कंडीशन मैंने मान लिया, क्या मैंने मान लिया कि यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स पता है ना क्या लिखते हैं? टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो बेटा, याद आया? यस सर।
तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी 0 होगा, यस सर, है ना बच्चा? यस सर, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। यस सर, तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैं नीचे। यस सर, अब ऊपर देखो मैंने क्या लिखा, अगर नीचे वाला पोर्शन कांस्टेंट रहे, है ना, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा ना फिर। यस सर, वो एज अ होल तो पूरा कांस्टेंट है ही ना। हाँ ये पूरा कांस्टेंट है, अगर मान लो ये बढ़ रहा हो तो ये बढ़ना पड़ेगा ना। यस सर, ये दुगना हो जाए तो ये भी दुगना होना पड़ेगा ना। यस सर, मैंने कहा कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। यस सर, ठीक है, यस सर, बस यही कॉन्सेप्ट था बेटा। अच्छा यही उसको मैं लिख, हाँ ओके सर, थैंक यू, समझ आ गया। ओके बच्चा। पवन, पवन हर्ष, सर जैसे अभी एग्जाम में आ गया सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीओएम का, सर वैसे मतलब स्ट्रॉन्ग हिंट रहेगा क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन सीओएम का है, जैसे मतलब सर कुछ क्वेश्चन लगता है कि ये एनएलएम का हो सकता है, डब्ल्यूईटी का हो सकता है सर। लगना कैसे, लगना शुरू कैसे हुआ? जब क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस करी, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो फील आना शुरू हो गया ना, क्वेश्चन देख के पहचानना शुरू कर दिया ना बेटा हम लोगों ने। बस वैसे ही यहाँ प्रैक्टिस करोगे समझ जाएगा अपने आप सवाल, है ना? ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक 10 किलोग्राम का बॉडी था बेटा, है ना, 10 किलोग्राम का बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था बेटा, है ना, और रास्ते में एक 5 केजी बॉडी से टकराया, जो ये बॉडी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था बेटा। ठीक है, चलो रुक जाओ, इसको मैंने ऐसा कर लिया 2 किलोग्राम कर लिया, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन कहता है इफ आफ्टर इम्पैक्ट velocity of 2 kg becomes 2 meter per second in opposite direction। समझा बेटा? टकराया और लौटना शुरू कर दिया, तो सवाल कहता है फाइंड स्पीड ऑफ 5 kg आफ्टर इम्पैक्ट। टक्कर के बाद 5 kg की वेलोसिटी क्या होगी? बनाओ तो, बोलो बोलो, बनाओ। प्रशांत मिश्रा का आंसर आया, विद्या का आंसर आया, चिन्मय कहता है आज डिस्कशन जल्दी करेंगे, डिस्कशन हमारा बहुत पीछे है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ये क्वेश्चन करने के बाद करेंगे डिस्कस। नयन का आंसर आया, आकाश चौहान आया, सिरसत, रौनक, तनुषा, कितने लोग का आंसर आया है? बाकी बच्चे ही बताओ। अंश का आंसर आया, आर्यन, उत्कर्ष, हर्षित, उत्कर्ष, आलोक शुक्ला, लेनेवो, अचल, अशय, आशय, छोटू, ऋषभ, छोटू, समीर, आलोक शुक्ला, तनिष्क, सार्थक, समीर, पार्थ, सूरज, ऋषभ, हर्षित, पार्थ, हिमांशु, सिद्धार्थ, सलोनी, मानस, सिद्धू, रौनक, आरव, शुभम, तनिष्क, आकृति, आशीष, शिवम, छोटू, मनीष, कुशाग्र, संस्कार, जयेश, अंकेश, आयुष, भाविका, राहुल, आदर्श, आशुतोष, फ्रज, विराज, पुलकित, कुशाग्र, शशांक, प्राक्षी, लोकेश, इतने लोग का आंसर आया। सलोनी, चलो देखो बेटा, अब मैं करता हूं, सिस्टम में दिख गया मुझे बेटा, इस सिस्टम में दिख गया, ये जो आपस में टक्कर हुआ बेटा,
इस टक्कर का जिम्मेदार कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बच्चा, है ना? तो क्या पता हमको एक कंफर्म बेटा कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना? जब भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, है ना बेटा? ध्यान रहे ये वेक्टर में इक्वेशन है बच्चा, है ना? तो सवाल क्या कहता है बेटा, देखो कि जब इन दोनों का टक्कर हुआ तो टक्कर के बाद क्या हुआ कि इस 2 kg मास का बेटा वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल है कि 5 kg वाले मास का वेलोसिटी क्या होगा, है ना बेटा? तो मोमेंटम कंजर्व कर लें। पहले कितना मोमेंटम था बेटा? तो 2 × 5 प्लस 5 × 2, है ना बेटा? बाद में क्या हुआ? 2 × देखो पीछे की तरफ ना तो -2, पीछे की तरफ तो -2, फिर प्लस 5 × v। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 20 और ये हो गया बेटा -4 प्लस 5v। सो v इक्वल टू 24/5। बहुत लोग का सही आंसर आया था, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया था। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब चलो बच्चों डिस्कस करेंगे, अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। हमारा होमवर्क था पहले का दिया हुआ एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 और डीपीपी नंबर 20। चलो निकालो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की सीट निकाली जाए। अभी रुक जाओ, मैं सीट निकाल रहा हूं मैं, उसके बाद पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करेंगे बेटा, पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करेंगे। चलो निकालो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकाला जाए पहले बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 कहां तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आगे पूछो, 6 हो चुका है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है। देखो बच्चा 8 में क्वेश्चन नंबर 8 6 हो चुका है बच्चा 2 पार्ट 1 में। 8 और 9 6 नहीं हुआ, झूठा हो गया है, मुझे याद है कल बताया था मैंने। देखो बेटा 8 में क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8 कहता है बेटा, अच्छा 3 तक हुआ था, अबे लिख रहा है 3 नंबर तक हुआ है। अच्छा ठीक है चलो 6 बताता हूं। देखो फिर देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 4 तक, ठीक है चलो 6 देखो बच्चा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पार्टिकल मूव्स विथ डिसेलरेशन along the circle of radius r so that at any moment of time। देख बच्चा लिखा है डिसेलरेशन, डिसेलरेशन अगर है बच्चा इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना बेटा? एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इक्वल, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन के बराबर है v²/r। नॉर्मल का मतलब क्या बेटा? सेंट्रीपिटल, ठीक है? तो अब कहता है बेटा एट द इनिशियल मोमेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू v0। कहता है इनिशियली t बराबर 0 पे v हमारा है बेटा v0। तो पहला सवाल है बेटा स्पीड ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, है ना बच्चा? डिस्टेंस कवर्ड
के फंक्शन में निकालना है। देख बेटा, ये 5 है कि 6 है? अरे मेरे में 6 नंबर में है, ये मेरे 6 नंबर में है। रुको रुको, अच्छा मैंने दूसरा ऐप खोल लिया बेटा, एक मिनट, मैं दूसरा ऐप खोल लिया था, रुक जाओ। हाँ, वो पुराना सीट खोल लिया था मैंने, लास्ट ईयर का सीट ओपन कर लिया था मैंने। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 6 फिर। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, a particle moves along a circle of radius r 50 centimeter so that its radius r relative to the fixed point O rotates with constant angular velocity omega बराबर 0.4 रेडियन पर सेकेंड है बच्चा। देखो ओमेगा जो दिया है बेटा, ये दिया है 0.4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बेटा। देन मॉडुलस v of the velocity of particle and modulus a of its total acceleration will be। देख तो बच्चा, ये हमारा सर्किल, ये हमारा बेटा सर्किल, ये हमारा हो गया बेटा सेंटर, ये हमारा हो गया पॉइंट O, ठीक है। तो देख बच्चा, कहता है कि पार्टिकल मान लो घूम रहा है ऐसे, तो देखो बेटा ये जो लाइन है वो लाइन घूमेगी ना, ये लाइन घूमेगी ना बेटा, तो लाइन ऐसे घूम रहा है, ठीक है बच्चा, ये लाइन ऐसे घूम रहा है, ठीक है बच्चा, है ना। तो अब देखो अगर ये लाइन ऐसे घूम रहा है बेटा ओमेगा से, है ना, तो हमारा सवाल पूछा गया बेटा कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा और स्पीड क्या होगा। तो देख बच्चा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे घूम रहा है ना, तो देख बच्चा यहां से लाइन ऐसे जोड़ और यहां से लाइन ऐसे जोड़, है ना बेटा। हम जो ओमेगा पढ़े थे बेटा, वो रेडियस के घूमने का पढ़े थे ना, याद करो। हम लोग जो घूमने का पढ़े हैं बेटा वो इसके वाले घूमने का पढ़े हैं, है ना। तो इसको मैंने मान लिया बेटा ओमेगा डैश, ठीक है। अब देखो तो अगर ये एंगल थीटा होगा बेटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, बोलो होगा। और इसको अगर आगे बढ़ा दो तो ये कितना एंगल होगा, 2 थीटा, बोलो होगा बच्चा। अब समझो अगर ये पार्टिकल यहां से यहां आ जाए, है ना बेटा, तो ये लाइन कितना घूमेगा, तो ये लाइन घूमेगा मेरा थीटा, जबकि ये लाइन कितना घूमेगा 2 थीटा, है ना बेटा। क्या दिख रहा है, जितने समय में यहां पहुंचेगा उतने समय में इसके अबाउट एंगल घूमेगा इतना, और इसके अबाउट घूमेगा डबल एंगल। इसका मतलब ओमेगा डैश जो है बेटा वो 2 ओमेगा है ना। ओमेगा डैश हमारा 2 ओमेगा मतलब कितना हो गया 0.8 रेडियन पर सेकेंड, है ना बेटा। तो अगर ये हो गया 0.8 रेडियन पर सेकेंड, तो इस पार्टिकल की स्पीड क्या बोलोगे, आर ओमेगा। रेडियस दिया था बेटा 50 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। और यूनिफॉर्म बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर इंटू 0.5। समझ गए बेटा, चलो आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 और 10, पहले 8 देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देख बच्चा, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर कहता है बेटा ऊपर एक पाइप है, ऊपर एक पाइप है बेटा, छोटी सी पाइप। इस छोटी सी पाइप में एक रस्सी ऐसे लटका है, और ये हमारा है मास कैपिटल एम, और एक और रस्सी ये हमारा है मास स्मॉल एम। ये जो मास है बेटा वो ऐसे घूम रहा है सर्किल में, है ना, और ये एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, ठीक है। रस्सी की लंबाई है बेटा एल, रस्सी की लंबाई है बेटा ये एल, है ना, और ये घूम रहा है। तो देखो बच्चा, इसका अगर हम लोग बनाए फ्री बॉडी डायग्राम, इसका अगर बनाए बेटा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या कहोगे बेटा,
फ्री बॉडी डायग्राम में कहोगे देखो यहां से 10 सेंटी होगा जो कि mg के बराबर होगा, है ना बेटा। और इसके लिए क्या कहोगे, ऐसे 10 सेंटी होगा, ऐसे mg होगा, और ऐसे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा, ये हमारा है r, बोलो बच्चा, ठीक है। और वर्टिकल से ये एंगल हो जाएगा थीटा। समझ गए बच्चा, ठीक है। तब देख बेटा इसके लिए क्या कहोगे, T इक्वल टू mg, इसके लिए ऊपर कंपोनेंट तो होगा T cos थीटा बराबर mg, है ना बेटा। और इधर कहोगे तो T sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा होगा बच्चा। तो T का वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो ये हो गया mg sin थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल में sin थीटा कितना होगा, r बाई एल बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। r कट गया तो ओमेगा निकाल लो। तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, बोलो। टाइम पीरियड और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 खुद से करो, 7 खुद से करो। 9 देखो, 3 पार्टिकल है बेटा, रस्सी जोड़ दिया, एल एल एल। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9, एक रस्सी मान लो, ये हो गया बेटा ओरिजिन, एक मास यहां पे m, एक मास यहां पे ये m, और एक मास यहां पे m, ये l l ये l। तो तीनों रस्सियों का टेंशन निकालना है बेटा। तुम डायग्राम को देख के बताओ, सारा पार्टिकल अगर चक्कर लगाएगा, है ना बेटा, तो सारे पार्टिकल को चक्कर लगाने में समय सेम लगेगा या अलग होगा बेटा, बोलो तो। अगर पूरा चक्कर घूम के आएगा, ये भी चक्कर घूम के आएगा, ये भी चक्कर घूम के आएगा, तो बोलो बेटा सबका टाइम सेम लगेगा या अलग लगेगा, बोलो बोलो। प्रशांत को लगता है कि अलग होगा, आलोक को लगता है सेम होगा, शशांक डिफरेंट, विशाल सेम। अरे बेटा अगर सबको अलग लगेगा बेटा तो क्या ये रस्सी सीधी रह पाएगी, सोचो तो। अगर सबको तुमने टाइम पे अलग कर दिया तो क्या बेटा रस्सी सीधी रह पाएगी? नहीं ना बेटा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, बोलो, सेम होना चाहिए। तो सबका टाइम पीरियड सेम बेटा, इसका मतलब सबका ओमेगा सेम, बोलो बेटा, सबका ओमेगा सेम हो गया बेटा, है ना। तब सोचो सबका जब ओमेगा सेम हो गया तो कैसे लिखोगे, देखो कहोगे इस पे टेंशन लगेगा ऐसे T1 और ऐसे लगेगा T2, बोलो बेटा, ठीक है ना। और इस पे लगेगा ऐसे T1 T2 और ऐसे लगेगा T3, यहां लगेगा ऐसे T3, है ना बेटा। अब बताओ अगर मेरा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो क्या लिखेगा वो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो सेंट्रीपिटल की बात करेगा कि सेंट्रीफ्यूगल की बात करेगा? पीटल की बात करेगा, बिल्कुल सही बात। तो ये बोलेगा इधर एक्सीलरेशन, इधर एक्सीलरेशन, इधर एक्सीलरेशन, है ना बच्चा। तो इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन, T1 माइनस T2 बराबर m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसका कितना बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है बच्चा। इसके लिए क्या बोलेगा, इसके लिए बोलेगा T2 माइनस T3 बराबर फिर MAC, लेकिन इसका कितना रेडियस, इसका रेडियस 2l, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 2l। अब इसके लिए बेटा, इसके लिए T3 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर 3l। अब इन तीन इक्वेशन से T1 T2 T3 निकाल लो और उसका रेशियो निकालना है बच्चा, ठीक है। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, देखो कहता है
a toy cart attached to the end of an unstretched string, एक रस्सी है जो स्ट्रेच नहीं है, ऑफ लेंथ ए, लंबाई इसकी कितनी है, ए है ना बेटा। इसका मतलब इसका नेचुरल लेंथ कितना, नेचुरल लेंथ तो इसका ए है बेटा, है ना। when revolved moves in a smooth horizontal table of radius 2a, है ना बेटा। अब देखो, अब जब ये घूम रहा है कितने में, 2a में, तो देख बेटा रस्सी की लंबाई कितनी थी, a, और अब हो गई 2a, है ना बेटा। इसका मतलब इलोंगेशन हो गया a, बोल बेटा, इसका मतलब इलोंगेशन हो गया a, तो इलोंगेशन हो गया a, तो कितना फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, kx, अंदर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, kx, ये कितना होना चाहिए, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका मतलब m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, है ना बेटा। इसका मतलब kx बराबर m, ओमेगा कितना लिखेंगे, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू r कितना बेटा, 2a। बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है बेटा, अब कहता है आगे कि अगर वो क्या करे, 3a मूव करना शुरू कर दे। देख बच्चा, अब अगर रेडियस 3a हो गया, है ना बेटा, अगर रेडियस 3a हो गया, इसका मतलब इलोंगेशन कितना हो गया, कंपेयर करो तो इलोंगेशन हो गया 2a बेटा। तो अब इसी फार्मूले को फिर से यूज करो, तो क्या कहोगे, k इंटू 2a बराबर m, नया टाइम पीरियड t डैश का स्क्वायर इंटू 3a, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को डिवाइड करो, आ जाएगा बेटा आंसर। हाँ बेटा, स्ट्रिंग है लेकिन वो आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, वो स्ट्रेचेबल है। जैसे कि रबर बैंड देखो, रबर बैंड को खींचो लंबा हो जाता है ना, रबर बैंड के जैसा है बेटा। 12, अब देखो 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल, हुक्स लॉ यही है, F इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ यही है, F बराबर के एक्स। पढ़ोगे इलास्टिसिटी चैप्टर में, इलास्टिसिटी चैप्टर में। अरे बच्चा पार्ट्स पूछा, एलोंगेशन कैसे हुआ बेटा, रेडियस 3a हो चुका है, पहले लंबाई a था, तो कितनी लंबाई बढ़ गई, 2a ना। अब देखो 12, देखो 12, 11 चाहिए किसको, 11 खुद से करो, 11 खुद से करो, फॉर्मूला यूज करो, क्लास बताया फॉर्मूला। 12 देखो बेटा, ए स्मॉल फ्रिक्शनलेस ब्लॉक स्लाइड्स विथ ए वेलोसिटी 0.5 रूट जी आर। देख बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी 0.5 रूट जी आर, ठीक है बच्चा। ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक लीव्स द सरफेस एट द पॉइंट सी। देख बच्चा ऐसे है, यहां से चला u वेलोसिटी से, लेकिन थीटा एंगल पे आकर के इस वाले पॉइंट पे कांटेक्ट छोड़ दिया, मतलब नॉर्मल 0 हो गया, ठीक है। तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मान ले बेटा यहां इसकी स्पीड हो गई v, है ना, यहां इसकी स्पीड क्या हो गई v। अब देख बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो बच्चा, तो कहोगे ऐसे हो जाएगा हमारा mg, है ना बेटा, तो ऐसे हो जाएगा mg cos थीटा, ऐसे हो जाएगा mg sin थीटा, है ना बेटा। बोलो, और ऐसे लगना चाहिए नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल हो चुका है 0 और सर्किल में घूमते हुए आया, तो ऐसे होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो देख बेटा नॉर्मल 0 हो चुका है, तो क्या लिख दोगे हम लोग, mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चा। अब यहां से यहां लगा दे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चा। तो देखो यहां से लेके यहां तक बेटा वर्क डन कितना, तो देख बेटा अगर रेडियस r है तो ये हो गया बेटा r cos थीटा, तो ये हो गया r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना, mg इंटू r माइनस r cos थीटा, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब इसको यहां से पुट करो, इस v को यहां पुट करो, इस u को यहां पुट करो और सॉल्व करो, एंगल निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलो, आगे 13 14 देखो बच्चा, 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बेटा, ए स्फीयर ऑफ मास m suspended by a thread of length L oscillating in vertical plane, the angular amplitude theta naught, what is the tension in the thread when it makes an angle theta with the vertical during oscillation? If the thread can support a maximum tension of 2 mg, then what can be the maximum angular amplitude of the sphere without breaking the rope? ठीक है बच्चा, देखो 13 नंबर में कहता है ऐसे कोई मास है बेटा जो ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है ना, कहां तक? तो एंगल हमारा ये थीटा नॉट तक जा रहा है, मतलब इसके आगे नहीं गया, वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, तो सवाल पूछता है बेटा कि जब थीटा एंगल पे होगा, यहां पे होगा, है ना, तो यहाँ पे टेंशन टी कितना होगा? समझे बेटा, यहाँ पे टेंशन टी कितना होगा? सवाल समझ गए बच्चा? एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता है? जहां तक, जितने एंगल तक वो जा सके, है ना बेटा, वही होता है एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो देखिए बताओ बच्चा, जवाब में सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा बेटा? सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा बोलो? सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा बोलो? मीन पोजीशन पे, लोवेस्ट पॉइंट पे, है ना बेटा? ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात करो बच्चा। तो सवाल में लिखा है इसके बारे में कि मैक्सिमम टेंशन 2 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, 2 mg ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो मैक्सिमम टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या था याद करो, mu स्क्वायर बाई r प्लस mg इंटू 3 cos थीटा माइनस 2। बोलो बच्चा, याद आया? ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 mg इक्वल टू mu स्क्वायर बाई r प्लस ये हो जाएगा बेटा mg, है ना। इसका मतलब u इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी। बोल बच्चा, होगा? u कितना निकल गया मेरा? स्क्वायर रूट आर जी, है ना बेटा। तब सोचो कि वो कितना एंगल तक जा पाएगा, है ना बेटा। तो अगर कहें कितने एंगल जा पाएगा, मतलब यहां पूछा है बेटा कहां तक पहुंच पाएगा, समझ रहे हो ना? कहां तक पहुंच पाएगा उसकी बात कर रहा है ना बेटा। तो देखो यहां इनिशियल से यहां, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ए से लेके बी चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। कितना हो जाएगा बोलो? कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से यहां माइनस mg r माइनस r cos थीटा नॉट, इतना हाइट ऊपर गया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, है ना बेटा। अब यहां से एंगल निकल गया, बोल बच्चा, ठीक है। अब जब एंगल निकल गया, है ना बेटा, तो u निकल गया इन टर्म्स ऑफ एंगल, और u तुमको पता है बेटा। अब यहां टेंशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल कर देना, ठीक है। आ जाएगा आंसर। अब चलो आगे, आगे बोलो 14। देखो बच्चा 14 में नंबर 14 कहता है बेटा, द फिगर शोज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट लाइक बॉडी एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इट्स मोशन, है ना बेटा। किसी पॉइंट वाले बॉडी का बेटा, किसी पॉइंट वाले बॉडी का इधर की वेलोसिटी है बेटा इसकी
वी नॉट इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे है बेटा इसका एक्सेलरेशन ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा, और ये एंगल है 150 डिग्री, है ना। तो सवाल कहता है कि द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी, है ना बच्चा। तो देख दो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए सी, है ना बच्चा। तो अब सोचो आर, अगर तेरे को मिनिमम बोलना है बेटा, इसका मतलब वेलोसिटी मिनिमम का स्क्वायर बाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैक्सिमम का स्क्वायर। बोल बच्चा, ये कम से कम और ये अधिक से अधिक, ठीक है बच्चा। तब देख ये पाथ अगर ऐसा बन रहा है बेटा, है ना, ये पाथ ऐसा बनेगा ना, ठीक है। तो बताओ इस डायग्राम में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा बेटा जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा। तो देखो यहाँ पे ना बेटा ऐसे होगा वेलोसिटी और ये होगा परपेंडिकुलर, है ना बेटा। जब ये परपेंडिकुलर होगा बेटा तभी इसकी मैक्सिमम होगा बेटा एक्सेलरेशन। बोलो बात समझे। तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चा इसमें हम लोग इसमें करेंगे ऐसा बेटा कि इसको मान लेंगे हम लोग वाई एक्सिस और इसको मान लेंगे बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो दिख रहा है प्रोजेक्टाइल जैसा, बोल बेटा, और उस प्रोजेक्टाइल का ये मैक्सिमम हाइट है बेटा, उस प्रोजेक्टाइल का ये मैक्सिमम हाइट है। तो इस वाले वेलोसिटी का ये एंगल हो गया 60 डिग्री, इधर कंपोनेंट 8 cos 60, इधर बेटा 8 sin 60, है ना बेटा। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि x में कोई एक्सीलरेशन नहीं बेटा, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8 cos 60 बराबर 4। तो ये हो गया 4 स्क्वायर बराबर AC का मैक्सिमम 2, ये हो गया 8 मीटर। समझा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो बच्चा आज के लिए इतना ही, चलो आगे का बताता हूं होमवर्क। थोड़ा मुझे कहीं जाना है बेटा अभी, इसलिए छोड़ रहा हूं पहले तुम लोग को। होमवर्क हमारा सर्कुलर मोशन में ही एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पूरा हो गया हम लोग का। अब कर लोगे एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 और 2 का पार्ट 3, ठीक है, और 2 का पार्ट 4, ये कर लोगे कंप्लीट, मींस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और डीपीपी पहले क्या दिया था, डीपीपी तुमको पहले दिया था मैंने 20, अब कर लोगे डीपीपी नंबर 21, ठीक है। चलो अभी इतना ही करके आना है, ठीक है, चलो बाय।